Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 16th of October 2023. First news is regarding deep fakes. Government looks at IT rules to make WhatsApp disclose source ID. तो एक्चुअली अगर हम आईटी रूल्स में बात करें तो आईटी रूल्स में ट्रेसेबिलिटी प्रोविज़न है, लेकिन जो व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन है और कंपनी को भी नहीं पता होता है कि ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज कौन है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि कुछ केसेस में व्हाट्सएप सरकार को बताए कि यहाँ पर ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज कौन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डीप फेक्स के केसेस होते हैं जहाँ पर पॉलिटिशियंस की जो वीडियोज़ होती हैं उनको डॉक्टर कर दिया जाता है, तो ये कुछ केसेस होते हैं। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि जब भी व्हाट्सएप से पूछा जाए तो व्हाट्सएप यहाँ पर बताए कि ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज कौन है। व्हाट्सएप ये कहता है कि हमारा प्राइवेसी का पूरा इशू हो जाएगा और हमारे मैसेजेस तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, तो हम यहाँ पर आपको ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज नहीं बता सकते हैं। As the country heads to Lok Sabha elections in 2024, the center is looking to invoke a controversial law जो कि व्हाट्सएप को रिक्वायर करेगा कि व्हाट्सएप फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ अ मैसेज की डिटेल दे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ वायरल होती हैं, फ़ोटोज़ वायरल होती हैं, जो कि एक्चुअली डीप फेक होता है। डीप फेक क्या होता है? वीडियो ऑफ ए पर्सन जिसमें फेस या बॉडी को डिजिटली ऑल्टर कर दिया जाता है और ये लगता है कि ये इंसान कोई और है, लेकिन होता एक्चुअली कोई और है। क्यों किया जाता है? तो मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए। द IT law provision that the government looks to invoke is at the center of a debate, क्योंकि व्हाट्सएप का ये कहना है कि ये व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम जो कि प्राइवेसी इंश्योर करता है उसको ये खतरा है, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन ज़रूरी है कम्युनिकेशन को सेफ रखने के लिए एंड कीप कम्युनिकेशंस प्राइवेट फ्रॉम इवन द कंपनी इटसेल्फ। और प्लेटफॉर्म का ये कहना है कि अगर इस तरीके का कुछ मेजर को इन्फोर्स किया जाएगा कि ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज को बताना पड़ेगा, तो इसकी वजह से मास सर्विलांस हो सकता है, लोगों के ऊपर सर्विलांस हो सकता है। गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट सेज कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो व्हाट्सएप की है वो इम्पैक्ट नहीं होगी। कुछ केसेस में जहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है कि ट्रेसेबिलिटी ज़रूरी है, वहाँ पर व्हाट्सएप को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि यहाँ पर ओरिजिनेटर ऑफ अ मैसेज कौन है। तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंटरनेट प्लेटफॉर्म को ये कहा है, ऑर्डर दिया है अंडर सेक्शन 4(2) ऑफ द IT रूल्स 2021 कि आपको ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज बताना पड़ेगा कुछ केसेस में। वॉर क्लाउड्स ऑन टू फ्रंट्स, इजराइलीज अब्रॉड आर रशिंग होम टू डिफेंड देयर नेशन। तो बेसिकली इजराइलीज जो भी वेकेशन करने गए थे जापान, ब्राज़ील में, ये वापस जाना चाहते हैं, अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि इनका देश वॉर में है। लेबनान ने और इजराइल, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रेड फायर हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सबकी वही स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, बस ऐसे ही हाईलाइट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक फाउंडर था टेक स्टार्टअप का जो ब्राज़ील में वैकेशनिंग कर रहा था, फिर उसको पता चला कि वॉर हो गई है, तो फिर वो वापस चला गया। दे लेफ्ट फॉर द तेल अवीव एंड लैंडेड संडे मॉर्निंग। ऐसे ही जापान में कोई कपल था, वो भी वापस चला गया। ये सारी स्टोरीज़ हैं। आफ्टर इट्स आउटरीच टू पसमंदा मुस्लिम्स, BJP रेडी विथ प्लान टू एनलिस्ट सूफी सपोर्ट। वैसे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। तो BJP अपना आउटरीच बढ़ा रही है मुस्लिम्स को लेकर, तो पसमंदा मुस्लिम्स को लेकर आउटरीच बढ़ाया है। अभी सूफ़ी सपोर्ट के लिए BJP ने एक्चुअली क्या स्टार्ट किया है, तो इसके लिए स्टार्ट किया गया है सूफ़ी संवाद महाअभियान। यहाँ पर सूफ़ी मूवमेंट का जिक्र है, तो एटलीस्ट आपको सूफ़ी मूवमेंट पता होना चाहिए, भक्ति मूवमेंट पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सूफ़ी मूवमेंट क्या है, भक्ति मूवमेंट क्या है, मेंस में भी आया हुआ है, पहले भी है भक्ति मूवमेंट, सूफ़ी मूवमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1-2 पेजेस के नोट्स प्रिपेयर करके आपको इसको याद कर लेना है। आफ्टर द मच टॉक्ड अबाउट Pasmanda Muslim outreach of the BJP endorsed by the Prime Minister Narendra Modi himself, the ruling party has set in motion a parallel outreach program with the country's largest religious minority in the mind, जो कि सूफी संवाद महाअभियान या सूफी डायलॉग स्टार्ट किया है। फिर सूफीज़ की यहाँ पर बात की गई, तो सूफी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर जोजिला पास की बात की गई, तो एटलीस्ट आपको जोग्राफी में सारी लोकेशंस पता होनी चाहिए। जोजिला पास कहाँ है, बनिहाल पास कहाँ है, ये लोकेशंस वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आ सकता है। तो जोजिला पास की बात की गई है, हाई माउंटेन पास से इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट। अटल टर्न डाउन सजेशंस टू बिकम प्रेसिडेंट इन 2002 हिज एडवाइजर। तो एक्चुअली आप एथिक्स में इंटेग्रिटी के बारे में लिख रहे हो, तो आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो। तो जब उस समय के देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी से ये कहा गया था कि आप प्रेसिडेंट के लिए सजेस्ट कर रहे हैं आपको,
तो एक्चुअली इन्होंने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि ये उस समय के इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनता है तो एक्चुअली ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करता है किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। In 2002, the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee shot down suggestions from his team to become the president and leave the premiership to his deputy. He said an incumbent prime minister अगर president बनता है, it would not augur well in a parliamentary democracy, और ये बहुत ही dangerous president सेट करेगा according to a new book written by his media advisor. तो actually हमेशा कंट्री को ऊपर रखना चाहिए, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को हमेशा नीचे रखना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल करप्शन क्यों होता है? तो उसका रीज़न भी ये हो सकता है कि लोग क्या करते हैं, लोग खुद को ऊपर रखते हैं, ना कि कंट्री को। तो सेल्फ इंटरेस्ट को हमेशा नीचे रखना चाहिए। जिन लोगों को आप सर्व कर रहे हो वो आपसे हमेशा ऊपर होने चाहिए, उनको ऊपर रखना होता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट से। We may have our differences with the current Israeli government on the policies, but right now we need to come together. तो बेसिकली ये यहाँ के लोग हैं, इसराइल के लोग। तो बेसिकली यहाँ पर इसराइल में जुडिशरी रिफॉर्म्स किए जा रहे थे जिसके लोग अगेंस्ट थे। तो हाँ, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है इसराइल में यहाँ पर। आगे अब हम चलते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो यूएस है, यूएस ने एक एक्चुअली एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था। तो यूएस अब वापस से एक सेकंड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेज रहा है। क्यों? ईरानियन प्रॉक्सीज जो कि कह रहे थे कि हम लेबनान को बोल देंगे और उस बॉर्डर साइड से भी वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली यूएस इन सबको सिग्नल कर रहा है कि वॉर कर रही है, सोचना भी मत, हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और मिडिल ईस्ट फिर पूरा क्राइसिस में चला जाएगा। ये भी यूएस नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट यहाँ पर पूरा क्राइसिस में चला जाए। ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। मिलिट्री सर्विस इसराइल में कंपलसरी है। मेजॉरिटी ऑफ इसराइलीज़ को सर्व करना ही पड़ता है मिलिट्री में। मैन हैव टू सर्व 32 मंथ्स और विमेन को यहाँ पर 24 मंथ्स सर्व करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आज भी आपके पास वक्त है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? तो करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारे सोर्सेज से कवर किया जाएगा। बेसिकली जो भी यूपीएससी के लिए रेलेवेंट सोर्सेज है उससे कवर किया जाएगा। मेंस पर्सपेक्टिव से भी एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, दोनों ही पर्सपेक्टिव से कवर किया जाएगा। तो यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम का पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट क्या है? प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज होगी जिसमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर किया जाएगा, प्लस 10 FLTs होंगे एंड एक मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप प्रोग्राम भी इसमें ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक्चुअली इसके 3 पार्ट हैं, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको कहाँ पर पेमेंट करना है, आपको कहाँ पर अपनी डिटेल्स भेजनी है। नेक्स्ट सिटी पेज पर हम चलते हैं। प्लीज सीक्स स्टे ऑन जेवर एयरपोर्ट अंटिल वेटलैंड प्रोटेक्टेड। तो एक्चुअली यहाँ पर एक वेटलैंड है जिसका नाम है धनौरी। धनौरी में सारस क्रेन आपको बहुत मिलती है, जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा पाई भी जाती हैं सारस क्रेन। तो एक्चुअली यहाँ पर इसको बात की जा रही है कि जो धनौरी वेटलैंड है इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाए और उसके बाद ही यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हो। तो आपको रामसर पता होना चाहिए कि एक्चुअली रामसर कन्वेंशन है क्या। तो वेटलैंड को लेकर, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसमें एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी होता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी साइट्स हैं, अगर आपको पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में 1971 में, और ये फोर्थ में आता 1975 में। तो धनौरी वेटलैंड को भी रामसर में इंक्लूड किया जाए, ऐसा यहाँ पर मांग है, और उसके बाद ही जेवर एयरपोर्ट का आगे काम शुरू हो। तो जेवर धनौरी वेटलैंड में यहाँ पर सारस क्रेन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि यूपी की स्टेट बर्ड भी है। अब हम चलते हैं आगे। लेसन्स इन कंपैशन, लव एंड टॉलरेंस एट कैपिटल लोन सिनागॉग। तो एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है कि जो ज्यूज़ हैं ये इंडिया में कब आए थे। तो ज्यूइश कम्युनिटी इज सेट टू हैव कम टू इंडिया 2000 ईयर्स अगो इन कोचिन, और ये ट्रेडर्स बनकर आए थे ऑफ स्पाइसेस एंड सिल्क। और अगर हम बात करें तो ज्यूइश कम्युनिटी भी एक्चुअली यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में इंडिया में फॉर्म हुई है। तो एक तो बेन इजराइली हैं, दूसरे बगदादी ज्यूज़ हैं, और तीसरे कोचिन ज्यूज़ हैं। इसमें क्या फ़र्क है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं कि इनमें क्या फ़र्क है, बस ये कब आए थे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वॉर चल रही है। तो कम्युनिटी वॉज अपरेंटली ग्रांटेड अ विलेज टू स्टे बाय द रूलर्स ऑफ द कोचिन कॉल्ड अजुवनम। फिर ये बताया गया कि बेने इजराइली जो हैं ये एक्चुअली लार्जेस्ट ज्यूइश ग्रुप है इंडिया में, और ये प्राइमरली आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, कोंकण रीजन्स में मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर दूसरी बात की गई बगदादी ज्यूज़ की। तो एक्चुअली ये 18th और 19th सेंचुरी में आए थे, और ये सेटल हो गए थे ब्रिटिश पोर्ट सिटीज़ में, जैसे कि कैलकटा, बॉम्बे, रंगून, जो कि म्यांमार में है अब। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बेसिकली यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कांग्रेस ने फर्स्ट लिस्ट
निकाल दिए, ये सब आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बीजेपी मिस यूज़ करी पावर, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में न्यूज़ फॉल होती है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैश फ्लड, आर्मी रेस्क्यूज 245 फ्रॉम सिक्किम विलेज। तो एक्चुअली हमने डिस्कस किया था कि कैसे डैम फेलियर हो गया था चुंगथांग। इसके अलावा हमने देखा था जो लोनाक लेक है वो बर्स्ट हो गई थी, जिसकी वजह से हमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिला था सिक्किम में। इसके बारे में एडिटोरियल पेज पर भी आया जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डैम फेलियर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट में डैम फेलियर। आई थिंक 2023 का ही क्वेश्चन था ये, तो रिपीट 2024 में ही हो जाए उसके कम चांसेस है, लेकिन ठीक है एक बार आप देख लो लोनाक लेक, और बाकी यहाँ पर डैम पता होना चाहिए आपको, दैट्स इट। अ पाथ इन द क्राइसिस, तो यहाँ पर बात की गई है मिडिल ईस्ट की। तो मिडिल ईस्ट को लेकर अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस में है क्योंकि वॉर चल रही है। इट इज़ बिगनिंग टू डॉन ऑन इंडियाज पॉलिटिकल क्लास। लेकिन हमारी पॉलिटिकल क्लास किस तरीके से एक्ट कर रही है, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही है इसराइल को कि इसराइल किस तरीके से यहाँ पर वॉर क्राइम कर रहा है। बाद में ज़रूर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आता है जहाँ पर ये कहा जाता है कि हम यहाँ पर पैलेस्टीनियन कॉज के साथ भी खड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर हमास को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही थी, कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ पैलेस्टीनियन कॉज की बात कर रही थी। तो सब अपने वोट बैंक के अकॉर्डिंग काम करें। तो ऑथर का ये कहना है कि वोट बैंक के अकॉर्डिंग काम करने की ज़रूरत नहीं है। It is beginning to dawn on India's political class that the Middle East is too important for the country's economic prosperity. तो मिडिल ईस्ट हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी समृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली इसको डोमेस्टिक फुटबॉल जैसा जो इशू बना दिया है वो बनाने की जरूरत नहीं है। एवर सिंस द हॉरिफिक अटैक ऑन सदर्न इसराइल, जो कि अक्टूबर 7 को हुआ था, हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, कांग्रेस हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग सॉफ्ट ऑन टेरर। फॉर एग्जांपल कांग्रेस ने पहले टेररिज्म के बारे में कुछ नहीं बोला और उन्होंने सिर्फ पैलेस्टीनियन कॉज के बारे में बोला था। क्यों? अपने मुस्लिम वोट बैंक को अपीस करने के लिए, पेंडर करने के लिए, दैट्स इट। द बीजेपी इन टर्न हैज़ बीन चार्ज्ड विद द डाइल्यूशन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल सपोर्ट, जो कि हमने पैलेस्टीन को दिया था, एंड जो बीजेपी है वो हिंदुत्व बेस को पेंडर कर रही थी। आफ्टर सम इनएक्सप्लिकेबल ट्विस्ट एंड टर्न, कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन आई थिंक पवन खेड़ा ही हैं, उन्होंने कंडेम किया था अटैक्स ऑन द इनोसेंट सिविलियंस ऑफ द इसराइल बाय द हमास। बाद में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी स्टेटमेंट आता है जहाँ पर बात की जाती है कि हम पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट है वो अभी भी है। तो क्वेश्चन फॉर इंडिया हाउएवर इज नॉट अबाउट कि बेसिकली हमें बैलेंस देखना है, हमें बोथ साइडेड देखना, हमें सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट क्या है कि हम एक्चुअली ऑयल मिलता रहे सही प्राइस पे। तो दिल्ली हैज़ लॉन्ग बिलीव्ड एंड राइटली सो दैट वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पीपल इज टेररिज्म, और टेररिज्म तो हमने खुद झेला है, तो हम टेररिज्म के अगेंस्ट तो हमेशा खड़े रहेंगे एंड कांट बी जस्टिफाइड बाई क्लेम्स ऑफ ए हायर पॉलिटिकल मोरालिटी। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। तो जो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इसको इंसुलेट करने की ज़रूरत है, जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है। तो एक्चुअली जो रिलीजन है उसको ही पॉलिटिक्स से दूर करने की ज़रूरत है। यूजिंग द मिडिल ईस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन्स एट होम, ये एक्सट्रीमली कॉस्टली हो सकता है। अभी लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं लग रहा है या पॉलिटिशियंस को अंदाज़ा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअली रिलीजन को डिप्लोमेसी से बिल्कुल सेपरेट रखना है। दिल्लीज चैलेंज विल बिकम शार्पर जैसे जैसे यहाँ पर क्राइसिस जो है वो एस्केलेट होगी। इंडिया मस्ट पब्लिकली इसराइल को अर्ज करे कि आपको बेसिकली यहाँ पर वॉर क्राइम करने की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ वॉर को आपको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनिटी को फॉलो करने की ज़रूरत है। अनलीशिंग मास कैजुअलिटीज़ इन गाजा इन रिटेलिएशन अगेंस्ट द ब्रूटल अटैक, ये अनजस्ट है, मिसगाइडेड है। इंडिया मस्ट ऑल्सो वर्क विद इट्स अरब पार्टनर्स की बेसिकली जो भी इजरायली लोगों को होस्टेज बनाए गए बाय द हमास उनकी अर्ली रिलीज हो, क्योंकि बेसिकली इसराइल ने बोला कि जब तक होस्टेजेस को नहीं छोड़ा जाएगा जो इसराइल है ये अटैक करता ही रहेगा। गिवन इंडियाज ग्रोइंग कमर्शियल एंड द सिक्योरिटी स्टेक्स, फॉर एग्जांपल इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं, I2U2 के हम पार्ट हैं। तो दिल्ली नीड्स टू गो बियॉन्ड प्रोक्लेमिंग पोजिशंस, और हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इंटरनेशनल एफर्ट में कि ये जो कैटास्ट्रॉफ है इसको कैसे डिस्पेल कर सके। फॉर एग्जांपल ईरान भी यहाँ पर वॉर में जुड़ने की बात कर रहा है, फिर हिजबुल्ला उधर से वॉर को इंसाइट करने की बात कर रहा है। तो हम ये कोशिश करें कि कैसे इसको डिस्पेल किया जाए और वॉर ना हो। डू नॉट काउंट दे से, यहाँ पर कास्ट सेंसस की बात की गई है। तो ऑथर के पूरे आर्टिकल का सिर्फ क्रक्स यही है कि हमें एक अच्छे लिबरलिज्म की तरफ जाना है। कैसा लिबरलिज्म? कि हम ये ना सोचें कि कास्ट सेंसस होगा तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। हमें ये सोचना है कि कास्ट सेंसस ज़रूरी है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, सिर्फ रिजर्वेशन के प्रिज्म से उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिकेशन ऑफ द कास्ट सर्वे डेटा बाई द बिहार गवर्नमेंट हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली अ सेंचुरी फर्निश्ड अस विद अ रिलायबल स्नैपशॉट ऑफ द कास्ट मेकअप, कि एक्चुअली यहाँ पर OBCs कितने हैं, EBCs कितने हैं, जो कि एक्चुअली हमने डिस्कस किया था। The only reason why anyone would want to know the caste census data,
यही माना जाता है ना कि एक्चुअली कास्ट सेंसस डेटा होगा तो क्या होगा, रिजर्वेशन की डिमांड होगी। एंड द लेटर दे आर्ग्यू इज अ मोस्ट इफेक्टिव टूल, अगर ये हार्मफुल ना भी हो। लेकिन कास्ट सर्वे को सिर्फ रिजर्वेशन के प्रिज्म से देखना गलत है। कास्ट सर्वे ज़रूरी है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ ये हमें बताता है, हमें ये बताता है कि किन्होंने एक्चुअली यहाँ पर बेनिफिट ले लिए हैं, किसको बेनिफिट देने की ज़रूरत है, सोशल जस्टिस इंश्योर करने में मदद करता है, इक्विटी स्टैब्लिश करने में मदद करता है। तो कुड इट बी दैट देयर रियल फियर इज़ दैट जो कास्ट सेंसस डेटा है उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो प्रिविलेज्ड हैं उनको ही प्रिविलेज मिला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओबीसीज़ की बात करें तो ओबीसीज़ में भी कुछ कास्ट है उन्होंने ही सारे बेनिफिट ले लिए हैं, तो वो प्रिविलेज्ड हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ही प्रिविलेज मिला जा रहा है। The plausibility of this argument may be judged from the fact that कि डेटा को नहीं कलेक्ट किया गया है कास्ट के ऊपर, तो ओबीसीज का डेटा नहीं कलेक्ट किया गया बहुत लंबे समय से। तो डर क्या है कि कास्ट लाइंस की बेसिस पर पॉलिटिक्स होगी, तो क्या अभी नहीं हो रही, अभी भी कास्ट लाइंस की बेसिस पर पॉलिटिक्स होती है। क्या कास्ट को पॉलिटिसाइज नहीं किया गया, अभी भी किया गया। तो ऐसा नहीं कि कास्ट सर्वे होगा तो ऐसा होगा, ये तो पहले से ही हो रहा है, तो डर की क्या बात है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड फीड्स ऑफ सोशल डिविजन्स एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, कास्ट एक रियलिटी है, एक सोशल रियलिटी है इंडिया की। नॉट काउंटिंग कास्ट विल नॉट चेंज दिस फैक्ट। और हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें एक्चुअली यहाँ पर कास्ट को काउंट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग को ठीक कर सकें और हम सोशल जस्टिस की तरफ और ज़्यादा मूव कर सकें। वी नीड मोर डॉक्टर्स, तो यहाँ पर बात की गई है कि डिमांड डॉक्टर्स की ज़्यादा है, सप्लाई कम है। The demand for doctors exceeds supply in large parts of the India. At the same time जो डिमांड फॉर मेडिकल एजुकेशन है ये भी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो सीट्स है वो कम है। यूजी और पीजी की सीट्स इंक्रीज हुई, लेकिन उतनी नहीं है जितनी यहाँ पर डिमांड है। तो फॉर एग्जांपल यही बताया गया कि पीजी और यूजी की सीट्स इंक्रीज हुई हैं। बिटवीन 2010-11 टू नाउ यूजी सीट्स यहाँ पर ट्रिपल हो चुकी हैं, पीजी सीट्स यहाँ पर क्वाड्रपल्ड हो चुकी हैं, मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर डबल हो चुके हैं। उसके बाद भी नंबर ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स पर लाख पॉपुलेशन सिर्फ 4.1 है। चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम है, चाइना 6.2 है, इजराइल 6.9 है, यूएस 8.5 है, यूके 13.1 है। तो इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा कम है। दो रीजंस हैं। टू ड्राइवर्स ऑफ द इंक्रीज इन द मेडिकल ग्रेजुएट्स आर द नंबर एंड साइज ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस बड़े हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस जितने बच्चों को ले रहे हैं वो बहुत कम है। तो एवरेज नंबर ऑफ यूजी सीट्स पर कॉलेज ये सिर्फ 153 है, ईस्टर्न यूरोप में 220 है और चाइना में 930 है। तो हमारे यहाँ जो एक कॉलेज है ये एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट कितनी सीट्स हैं, सिर्फ 153, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। स्मॉल साइज इज एन आउटकम ऑफ द रेगुलेटरी एंड द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट है। फॉर इंस्टांस अ सीट एक्सपेंशन इन अ पब्लिक मेडिकल कॉलेज, तो एक्चुअली आपको यहाँ पर बुक्स का एक्सपेंशन करना पड़ेगा इन द लाइब्रेरी, आपको ओपीडी फुटफॉल्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। स्केलिंग अप माइट बी अ रिस्कियर प्रोपोजिशन फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको यहाँ पर प्रोफेसर्स को हायर करना पड़ता है और भी यहाँ पर बाकी खर्चे होते हैं, और कुछ सीट्स अगर वेकेंट चली जाती हैं तो प्राइस डिस्टॉर्शन होता है, और जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं फिर उनसे ज़्यादा फीस ली जाती है, जिसकी वजह से प्राइस डिस्टॉर्शन होता है। तो इतना आसान नहीं है कह देना कि अब 153 से 220 सीट्स कर दो, हो सकता है एडमिशन ही ना हो, 50 सीट्स यहाँ पर खाली चली गई, तो क्या करें। स्केलेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स दोनों के लिए है, पब्लिक और प्राइवेट। लेकिन पब्लिक में एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को बहुत कम फीस देनी पड़ती है। आई थिंक एम्स टेली की फीस कुछ 5,000 रुपये है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आर ओनली एबल टू प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन एट लोअर प्राइजेस, लेकिन एक्चुअली ये जो भी कॉस्ट है तो सब्सिडाइज हो रही है ना। The lowering of cost will entail regulatory reform to further rationalize some of the human and the physical infrastructure requirements. So far, argument government के द्वारा क्या है कि competency based curriculum होना चाहिए, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है इंडियन डॉक्टर्स की ये ख़राब ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंजीनियर्स की क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो इंजीनियर्स ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स हैं ही नहीं। रीज़न क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल गए, बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी ही नहीं, जिसकी वजह से हमें क्वालिटी इंजीनियर्स भी नहीं मिले। सो फार द आर्ग्यूमेंट बाई द गवर्नमेंट हैज़ बीन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम ज़रूरी है ताकि क्वालिटी ऑफ इंडियन डॉक्टर्स मेंटेन रहे। अब क्वालिटी ऑफ इंडियन डॉक्टर्स मेंटेन करने की बात तो की गई, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कम ही लोगों को हायर किया जा सकता है, और अगर ज़्यादा लोग होंगे तो क्वालिटी का ट्रेड ऑफ हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। ऑथर का ये कहना है कि क्वालिटी और स्केल दोनों को ही हम लेकर चल सकते हैं। While there is a perceived trade-off between the quality and the scale, there are also concerns about equity. तो गवर्नमेंट यहाँ पर इक्विटी इंश्योर करने की ज़रूरत कोशिश कर रही है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस कैप जो 250 यूजी सीट्स की थी, इसको रिवाइज करके 150 कर दिया न्यू मेडिकल कॉलेजेस के लिए। रीड अलॉन्ग साइड रिक्वायरमेंट है कि 100 सीट्स होनी चाहिए पर 10 लाख पॉपुलेशन, और नए मेडिकल कॉलेजेस विद इन 15 किलोमीटर ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलेज रिवील द गवर्नमेंट्स
फोकस कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलेजेस होने चाहिए, लोकलाइज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स होनी चाहिए। तो एक्चुअली गवर्नमेंट यहाँ पर इक्विटी के ऊपर तो फोकस करे, लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर स्केलिंग के ऊपर भी फोकस करना कि ज़्यादा यहाँ पर कॉलेजेस होने चाहिए, ज़्यादा बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकें। दस द गोल ऑफ इक्विटी रिक्वायर्स अटेंशन टू इंसेंटिव्स एंड एनकरेजिंग माइग्रेशन टू लो अवेलेबिलिटी एरियाज रादर कि आप उनके प्रोडक्शन को ही रेस्ट्रिक्ट कर दो। ये बेसिकली ऑथर का कहना है। ना बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि स्केल आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़्यादा कॉलेजेस होने चाहिए, वो ज़्यादा बच्चों को हायर कर सकें। नेक्स्ट है हेल्पिंग द टीचर। तो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक्चुअली एक प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम क्या है? टीचर एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो टीचर हैं वो एब्सेंट रहते हैं या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने के लिए पहले ये सोचा गया कि एक बिहार गवर्नमेंट सर्वे कराते हैं। और गवर्नमेंट सर्वे में एक्चुअली यहाँ पर टीचर के मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। तो मेंटल हेल्थ सर्वे होगा टीचर्स का कि उनको ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ लगता है, घर पर या स्कूल में, क्या ये सिलेबस को कंप्लीट करा पाते हैं टाइम पर, स्ट्रेस की वजह से इनकी टीचिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट द ओवर 4 लाख टीचर्स इन बिहार गवर्नमेंट स्कूल विल बी आस्क्ड एज पार्ट ऑफ ए मेंटल हेल्थ सर्वे, जो कि कंडक्ट किया जाएगा बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो टीचर एब्सेंटिज्म है, कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाते हैं। टीचर्स बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, इलेक्शंस में ड्यूटी लगा दी जाती है। अभी कास्ट सर्वे हुआ था बिहार में, उसमें इनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। तो इनसे नॉन टीचिंग के काम ज़्यादा कराए जाते हैं और जो उनकी प्राइमरी ड्यूटी है पढ़ाना बच्चों को, उसके लिए इनको वक्त ही नहीं मिलता है। तो बिहार गवर्नमेंट सर्वे इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स दैट। टीचर्स हैव पॉइंटेड टू द डिमांड्स ऑफ नॉन टीचिंग असाइनमेंट, जैसे कि उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगा दी जाती है, उनसे कास्ट सर्वे के बारे में डेटा कलेक्ट कराया जा रहा था। बाकी मिड डे मील में न्यूट्रिशन देखते हैं कि मिड डे मील सही से बन रही है नहीं बन रही है। फिर यहाँ पर बात किया गया है 2006 की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जो कि वन ऑफ द पेट स्कीम्स थी नीतीश कुमार की, और उसकी वजह से जो सेकेंडरी स्कूल इनरोलमेंट है गर्ल्स का 30% इंक्रीज हो गया था। अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इनरोल करते हैं ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई बच्चा यहाँ पर इनरोल कर रहा है तो वो यहाँ पर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आता है। तो उसके लिए सिर्फ स्कूल में रहना ज़रूरी नहीं है, स्कूल में उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो रोल ऑफ द टीचर इन क्रिएटिंग द राइट एनवायरनमेंट, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। और टीचर किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये मेंटल हेल्थ सर्वे इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट, कीप वाटर एट द सेंटर। तो एक्चुअली यहाँ पर बात किया गया है कि इंडिया में वाटर गजलिंग क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जैसे कि शुगर और राइस। तो एक्चुअली जो हम बात करते हैं कि हमने इतना राइस एक्सपोर्ट किया, हम वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स, तो एक्चुअली हम वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो हम देखते ही नहीं है। अक्टूबर 16 को ऑब्जर्व किया जा रहा है एज द वर्ल्ड फूड डे, क्योंकि यूएन फाओ का फाउंडिंग हुआ था इस दिन इन 1945। मेन पर्पस क्या था? फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। हाउ फार द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड टू अचीव दिस गोल इज़ एन ओपन क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है एक्चुअली कि थीम क्या है इस बार का? तो वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड। तो खाना तो इतना प्रोड्यूस हो रहा है कि 8 बिलियन लोगों को यहाँ पर फीड किया जा सकता है, लेकिन जो इसकी एक्सेसिबिलिटी ये बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। कहीं बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑन द फूड सिक्योरिटी फ्रंट हम एक शिप टू माउथ इकॉनमी थे, और आज हम एक सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी है। और हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं 85 मिलियन टन्स ऑफ सीरियल्स हमने एक्सपोर्ट किया, राइस एक्सपोर्ट किया, व्हीट एक्सपोर्ट किया, कॉर्न एक्सपोर्ट किया, वो भी NFSA के बाद, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें 800 मिलियन पीपल को फ्री फूड दिया गया अंडर द PM गरीब कल्याण योजना। उसके बाद भी हम इतना सारा खाना एक्सपोर्ट कर पाए। तो दिस इज़ अ स्टुपेंडस अचीवमेंट। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड मेजर स्ट्राइड्स मिल्क प्रोडक्शन में। फिर हम मिल्क भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने पिंक रिवॉल्यूशन किया, ब्लू रिवॉल्यूशन किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, वाइट रिवॉल्यूशन किया। हाउएवर जो प्रॉब्लम है ये है सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोगों को कैलोरीज तो मिल रही है, उनको 2400 कैलोरीज लेनी है, उनको 2400 कैलोरीज मिल रही हैं, लेकिन क्या उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं? क्या उनके खाने में सही मात्रा में जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है? तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर हिडन हंगर की, कि उनको एक्चुअली माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो 16.6% हमारी पॉपुलेशन मैल नरिश्ड है, 35% स्टंटेड है, 32% आर अंडरवेट जो बच्चे। प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन रादर स्लो। नाउ हाउ इज इंडिया यूजिंग इट्स वाटर रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर? तो 18% हमारी पॉपुलेशन है, वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे पास 4% है, और इसमें से 90% फाओ के अकॉर्डिंग हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर देते हैं, और इंडियन सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग हम 78% यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो देयर विल बी अ नीड टू प्रोड्यूस नॉट ओनली मोर फूड बट ऑल्सो सेव वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और अर्बनाइजेशन आगे बढ़ेगा, हमारी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में शिफ्ट होगी, अर्बनाइजेशन होगा। तो हमें 2 pronged स्ट्रैटेजी लेकर आने की जरूरत है वाटर को लेकर। सबसे पहले डिमांड कम करो, दूसरी सप्लाई बढ़ाओ। तो सप्लाई साइड को लेकर यहाँ पर सप्लाई को ऑगमेंट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप रिजर्वायर्स
और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हो मानसून सीजन में। सेकंड, इट मस्ट वर्क ऑन द डिमांड साइड, कि हमें डिमांड कम करनी। डिमांड कैसे कम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल वाटर गजलिंग क्रॉप से हमें शिफ्ट होने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा पल्सेस लगाने की ज़रूरत है, वो क्रॉप्स लगाने की ज़रूरत है जिसमें यहाँ पर वाटर की डिमांड कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मिलेट्स, तो मिलेट्स का कंजम्पशन यहाँ पर सपोर्ट करने की ज़रूरत है। दिस कॉल्स फॉर नॉट ओनली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द इंडियन इरीगेशन सेक्टर, बट यहाँ पर जो प्राइसिंग है वाटर एंड पावर फॉर इरीगेशन। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू इन्वेस्ट इन दिस, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पॉलिटिकल विल नहीं है। तो अंडर सच अ सिनेरियो जो इंडियन एग्रीकल्चर, ये एक रिस्की वेंचर हो सकता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा। तो क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वेगरीज ऑफ वेदर, तो कभी मानसून होगा कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ज़्यादा एरिया जो है वो इरीगेशन के अंदर लाने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 75% तो हमारा एरिया जो है वो इरीगेशन में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल वी नीड नॉट लुक एट से कि भाई इतना टन पर हेक्टेयर हुआ, ये हमें देखना है कि कितना वाटर यहाँ पर खर्च हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की लैंड प्रोडक्टिविटी अगर आप देखो कि यहाँ पर कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, तब तो आपको लगेगा ये बहुत अच्छा है, लेकिन वाटर प्रोडक्टिविटी में वन ऑफ द लोएस्ट है। तो इट्स इरीगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी इज़ द लोएस्ट। और पंजाब में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ कार्बन एमिशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि पैडी कल्टीवेशन होता है। तो ऑल दिस कॉल्स कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर स्विच कर रहा है फ्रॉम वाटर गजलिंग क्रॉप्स जैसे कि पैडी एंड शुगर केन से वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे कि मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, तो उसको कुछ क्रेडिट प्रोवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रीन वाटर क्रेडिट्स दे सकते हो, तो आप इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हो फर्टिलाइजर के लिए, फ्यूल के लिए। So in our research on Punjab, we have found the subsidy from power and fertilizer in the paddy cultivation amounts to roughly rupees 30,000 per hectare. Can this amount be given to farmers in the Punjab जो कि willing है कि वो switch करना चाहते हैं from paddy to pulses, oilseeds, millets? तो this will create a level playing field, और बहुत सारा जो एरिया है जहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है ग्राउंड वाटर का, तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर यहाँ पर कंजर्व हो सकेगा। हम दूसरी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट कर सकते हैं जैसे कि डायरेक्ट सीडेड राइस। डायरेक्ट सीडेड राइस पर आई थिंक 2022 प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट सीडेड राइस या alternate wet and dry irrigation और zero till can also be rewarded as they will save water। तो हमें दूसरे मेथड्स को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर वही बात की गई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की जो कि सिक्किम में हुआ। तो क्या करने की ज़रूरत है? तो लेक्स को यहाँ पर मॉनिटर करो, रिस्क मैनेजमेंट करो। तो साउथ लोनाक लेक इन सिक्किम बर्स्ट ओपन और जिसकी वजह से आउटफ्लो हो गया, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। यहाँ पर चोंगथांग डैम की बात की गई जिसका फेलियर हो गया सिंस द लेक रीजन इज टू रिमोट, और हमारे पास कोई मॉनिटरिंग नेटवर्क नहीं है। एग्जैक्ट कॉज भी नहीं पता है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से हुआ, अर्थक्वेक की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ। इन 2021 IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने स्टडी किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो लेक है साउथ लोनक, ये ससेप्टेबल है टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ग्लेशियर लेक क्यों फॉर्म होती है? तो एक्चुअली यहाँ पर पास में कोई ग्लेशियर होता है, वो मेल्ट हो रहा होता है जिससे पानी इसमें इकट्ठा हो रहा होता है। इन रीसेंट टाइम्स सच लेक्स की जो फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो गई। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं मेल्ट हो रहे हैं। The embankments of these lakes consist of loose deposits of a glacier moraine, rocks, boulders, soil and rice. Catchment of the three river basins in north and the northeast इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी ग्लेशियर लेक्स हैं। फिर ये बताया गया है कि जो हिमालय के ग्लेशियर से ये भी यहाँ पर रिसीड कर रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो वे फॉरवर्ड ये मॉनिटरिंग करो इनकी। तो मल्टी प्रॉन्ग्ड एक्शन की ज़रूरत है ताकि इन डेंजर्स को एड्रेस किया जा सके। इंटेंस मॉनिटरिंग ऑफ द मीटरोलॉजिकल इवेंट्स, डेटा शुड बी गैदर्ड एट ऑब्जर्वेटरीज एंड कम्युनिकेटेड टू अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस। गिवन इंक्रीज थ्रेट्स, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की ज़रूरत है कि टू इंश्योर कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, रिस्क मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। फाइटिंग एरप्स इन नॉर्थ, तो एक्चुअली यहाँ पर हिजबुल्ला ने ट्रेड फायर कर दिया। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में ट्रेड फायर हो गया, तो वही यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर कुछ टाउन्स भी मेंशन है लेकिन मुझे नहीं लगता टाउन्स इतने इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आयत अल शाब, ये टाउन्स तो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पुतिन जो है विजिट करेंगे चाइना को। तो एक्चुअली ये जो पुतिन है इनके अगेंस्ट ICC ने ये कहा था कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, पर ये चाइना को विजिट कर रहे हैं और जो भी इनकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, जो कि इन्होंने आई थिंक पिछली बार गए थे तब इन्होंने कहा था कि हमारी जो पार्टनरशिप है नो लिमिट्स है, तो उसको ही और ज़्यादा डीपन करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल मीट शी जिनपिंग इन चाइना दिस वीक इन अ बिट, की पार्टनरशिप को और ज़्यादा डीपन किया जाएगा। पुतिन विल अटेंड द बेल्ट एंड रोड फोरम। ठीक है, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखेगा नहीं। हाउ ज्यूज फर्स्ट माइग्रेटेड टू पैलेस्टीन एंड इसराइल का यहाँ पर जन्म कैसे हुआ था? तो एक्चुअली जो पैलेस्टीन का लैंड है इस पर ज्यूज़ आए कैसे थे? तो ज्यूज़ के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा था, तो ज्यूज़ को लगा कि हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो हमें एक जगह कहीं पहुंचने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़ायनिज़्म मूवमेंट शुरू होता है और ये सब लोग पैलेस्टीन की तरफ जाते हैं। अब पैलेस्टीन को ही इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया कि हम यहीं पर जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी साइट्स भी हैं जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा होली हैं, जैसे कि जेरूसलम।
तो अकॉर्डिंग टू द हिब्रू बाइबल, अब बाइबल में क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये जो एरिया था पैलेस्टीन वाला, पहले ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। तो फॉलोअर्स ऑफ द जुडाइज्म और ज्यूज वर लिविंग इन मेनी कंट्रीज, प्रॉस्परस माइनॉरिटी थे, लेकिन ये वल्नरेबल टू परसिक्यूशन स्पेशली इन यूरोप। फॉर एग्जाम्पल हिटलर ने इनके साथ क्या क्या किया था, हॉलोकास्ट करा दिया था इनका। इंपीरियल रशिया सॉ पोग्राम्स, पोग्राम्स का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर लोगों का स्लॉटर करना, स्लॉटरिंग करना, लोगों को मारना, टारगेटिंग ज्यूज इन द 1880s। फिर फ्रांस में एक यहाँ पर ज्यू व्यक्ति था जिसको गलत तरीके से कन्विक्ट करके मार दिया गया। अ फीलिंग बिगिन टू ग्रो इन द ज्यूइश कम्युनिटी कि ये सेफ नहीं है जब तक ये खुद का कंट्री नहीं बना लेते। तो दिस मूवमेंट ऑफ ट्राइंग टू स्टैब्लिश अ ज्यूइश होमलैंड, जिसको कि ज़ायनिज़्म कहा गया। पहले इन्होंने सोचा कि कहीं युगांडा, अर्जेंटीना इधर वाले एरिया में बनाएंगे, फिर इन्होंने बाद में डिसाइड किया कि पैलेस्टीन में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी बहुत सारी होली साइट्स हैं, जैसे कि जेरूसलम। तो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जो ज्यूइश माइग्रेशन है ये शुरू होता है पैलेस्टीन को लेकर। अभी जब पैलेस्टीन में जाते हैं तो उस समय पैलेस्टीन सिर्फ एक प्रोविंस थी ऑटोमन एम्पायर की, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर तो बहुत बड़ा था। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की प्रॉब्लम थी। तो जब यहाँ पर ज्यूज़ गए तो जो लैंड ओनर्स थे जो कि उन पार्ट्स में नहीं रहते थे, और ऑटोमन ऑफिशियल्स उस समय बहुत ज़्यादा रिश्वत वाले काम चलते थे, तो ज्यूज़ ने काफ़ी सारा लैंड अपने लिए खरीद लिया और ये लोग आसानी से लैंड बेच भी देते थे। तो अनलाइक द ज्यूज़ हु हैड ऑलवेज लिव्ड इन द पैलेस्टीन, दीज न्यू रेसिडेंट्स स्पोक लिटिल अरबिक एंड मिंगल्ड ओनली अमंग देमसेल्व्स, व्हाइल अर्लियर अरब लेबरर्स वर हायर्ड टू वर्क ऑन देयर फार्म्स। लेकिन जब बहुत सारे ज्यूज़ आने लगे तो ज्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनफ्रिक्वेंट। अलार्म एंड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द न्यू कमर्स ग्रीव आउटसाइड पैलेस्टीन, ज्यूज़ वर्क टू गेन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द कॉज। उसके बाद यहाँ पर होता है बाल्फोर डिक्लेरेशन। तो जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्यूइश की बैकिंग की ज़रूरत थी, और जिसकी वजह से ये कहते हैं कि हम आपको एक आपका देश बना के देंगे इजराइल। बाई नाउ पैलेस्टीन नेशनलिज्म भी ग्रो हो रहा था और बहुत सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस आ गए थे, लेकिन ये लोग उतने ऑर्गेनाइज नहीं थे जितना ऑर्गेनाइज यहाँ पर ज्यूइश मूवमेंट था। हाउएवर दीज वर रिडन बाई फैक्शनिज्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पैलेस्टीन के ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस थे इसमें बहुत ज़्यादा फैक्शन था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, सिंगल माइंडेड फोकस नहीं था जो कि ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन के पास था। फिर ब्रिटिश मैंडेट होता है। द अरब फ्रस्ट्रेशन एंड फीलिंग्स ऑफ कि इनको चीट किया गया वर इरप्टेड इनटू अटैक्स, और ज्यूइश सेटलमेंट के ऊपर अटैक होता है। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। फिर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स तो यहाँ पर छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं और कह देते हैं कि ये इशू अब यूएन देखेगा। यूएन एक पार्टीशन प्लान लेकर आता है कि यहाँ पर एक्चुअली 2 स्टेट बनेंगे, एक बनेगा पैलेस्टीन का, एक बनेगा अरब स्टेट, और जेरूसलम जो है वो यूएन कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि दोनों ही जेरूसलम को क्लेम कर रहे थे, ज्यूइश और अरब, और जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन साइड यहाँ पर आउटरीच हो जाती है कि ऐसे कैसे आप 2 देश बनाने की बात करो, ये तो पूरा हमारी देश है। उसके बाद इसराइल यहाँ पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है, द रेस्ट इज हिस्ट्री। जो गोवा का कैशू है उसको मिला है जीआई टैग। तो गोवन कैशू को जीआई टैग मिला है, ये पता होना चाहिए। जीआई टैग क्या होता है, तो किसी प्रोडक्ट को मिलता है जो कि किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से आ रहा होता है और उसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी होते हैं जो कि बाकी कहीं नहीं होते हैं, इसकी वजह से मार्केटिंग में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो कैश्यूज़ नेटिव हैं नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील के, और पोर्तुगीज़ इसको लेकर आए थे गोवा में 1570 में। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। वाई ओडिशाज न्यू रूरल डेवलपमेंट स्कीम हैज़ ट्रिगर्ड कंट्रोवर्सी। तो मुझे लगा कि कुछ पॉइंट होगा, एक्चुअली कोई पॉइंट है नहीं है। स्कीम एक लॉन्च की गई है जिसमें जो पंचायत हैं उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप को प्रोटेक्ट करो, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखो साइट्स की। अब ये कंट्रोवर्सी क्यों है? वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी इसीलिए है क्योंकि जो स्कीम है इसका सिंबल है कॉन्च। अब ये कॉन्च बेसिकली शंख, और ये जो शंख है ये बीजेडी का भी इलेक्टोरल सिंबल है। तो बीजेपी का ये कहना है कि आपने अपनी ही पार्टी का जो इलेक्टोरल सिंबल है वही सिंबल आप स्कीम का कैसे रख सकते हो? ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है पर हमने देख लिया, कोई बात नहीं। विलफुल डिफॉल्टर्स कौन होते हैं? तो आरबीआई क्लासिफिकेशन के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जिसके पास कैपेसिटी तो ये पैसा दे तो सकता है लेकिन ये जानबूझकर नहीं दे रहा है। तो वुड बी डीम्ड टू हैव अकर्ड इफ द बोरोवर हैज डिफॉल्टेड इन मीटिंग देयर रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस टू द लेंडर, इवन जब इनके पास कैपेसिटी है कि ये अपने ऑब्लिगेशंस को ऑनर कर सकते हैं। अब बात यह है कि 2019 में आरबीआई ने अपने प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फ्रॉम रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स में ये कहा था कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं इनके लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी। लेकिन अभी फ्रेमवर्क जो रिलीज किया गया है बाय द सेंट्रल बैंक टू ग्रांट कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स टू विलफुल डिफॉल्टर्स, ये एक्चुअली शॉकर है, क्योंकि पहले तो आपने बोला था कि इनके लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो सकती, अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स हो सकता है। तो जिसकी वजह से जो लोगों का पब्लिक ट्रस्ट है ना बैंक्स में, ये ज़रूर यहाँ पर इरोड हो जाएगा, और जो कॉन्फिडेंस है डिपॉजिटर्स का ये यहाँ पर इरोड हो जाएगा। नेक्स्ट है नो एंजल टैक्स स्क्रूटनी फॉर डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप कंपनीज। तो एक्चुअली जब 2023 का बजट आया था तो बजट में ये कहा गया था कि अगर यहाँ पर नॉन रेसिडेंट से भी आपको फंडिंग मिली है तो उसके ऊपर भी एंजल टैक्स लगेगा। लेकिन उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज्ड आपका स्टार्टअप है तो उसके ऊपर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। एंजल टैक्स क्या होता है? तो अगर अनलिस्टेड कंपनी को अपने शेयर्स इशू करती है
किसी इन्वेस्टर को एट अ प्राइस जो कि हायर है फेयर मार्केट वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर 10 रुपये है, लेकिन कोई आपके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है 100 रुपये पर, तो यहाँ पर लगेगा एंजल टैक्स। पहले ये सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगता था जो कि रेसिडेंट इन्वेस्टर कर रहा हूँ, लेकिन 2023 के फाइनेंस एक्ट में चेंज किया गया और ये कहा गया कि एंजल टैक्स उनके ऊपर भी लगेगा जो कि नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले रेसिडेंट इन्वेस्टर्स को लेकर था, फिर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स को लेकर भी हो गया। ये चेंज आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर किसके ऊपर लगता है, तो अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर लगता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की PDF चाहिए प्लस जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसकी डिटेल्स भी आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस समझ आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, और अगर आपका मेंटरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप ईमेल पर भी मेल कर सकते हो, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।